हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीति क्लासेस। ये है हमारा चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर 2। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि बिजनेस एंटिटीज कितने तरह के होते हैं। उसमें हमने पढ़ा प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर के भी उसको भी क्लासीफाई किया गया है कई ग्रुप्स में। कई ग्रुप्स में कई कैटेगरीज कह सकते हैं, जिसमें थे एक सोल प्रोप्राइटरशिप था। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कंपनी, ये सारे क्या थे? प्राइवेट सेक्टर के पार्ट थे। अब हम देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप देखा जाए तो इसके नाम में ही आपको दिख रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सोल मतलब क्या होता है? वन। और प्रोप्राइटर प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? ओनर। मतलब कि ऐसा बिजनेस जिसको कंट्रोल या मैनेज किया जा रहा है किसी एक पर्सन के द्वारा, उसको हम क्या कहेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे कि आप अपने अगल बगल देखेंगे तो एक रिटेल शॉप्स चलती है या छोटे मोटे शॉप्स, मेडिकल स्टोर या ग्रोसरी के शॉप, ये सब क्या होते हैं? ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप है। क्यों? क्योंकि इसका जो ओनर ही होता है सिर्फ एक वही पर्सन होता है जो उस पूरे अपने बिजनेस को चलाता है, उस पूरे बिजनेस को अपने मैनेज करता है। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला ही फीचर हमको मिल गया कि क्या होता है? सिंगल ओनरशिप होती है इसमें। दूसरा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। थर्ड वन इज वन मैन कंट्रोल होता है इसमें। फोर्थ होता है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। नेक्स्ट होता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फिर स्मॉल साइज, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड द लास्ट वन इज इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसेप्शनिट। अब चलिए हम इसको वन बाय वन इसको देख लेते हैं। तो सिंगल ओनरशिप इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप है। ये किसके द्वारा? सिर्फ एक पर्सन के द्वारा गवर्न किया जाता है या एक पर्सन के द्वारा ओन्ड होता है। तो इसलिए क्या हो गया? सिंगल ओनरशिप हो गया। सेकेंड है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब जानते हैं हम कि प्रोप्राइटर जो होता है, प्रोप्राइटर जो होगा, जो ओनर जो होगा उस बिजनेस का, सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस का जो ओनर होगा, वो एक अकेला पर्सन होता है जो सारे रिस्क को क्या करता है? को लेके चलना होता है, सारे डेब्ट्स वगैरह वो सारा अकेले ही देखता है। तो अगर उसके बिजनेस में लॉस होता है तो ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि उसके बिजनेस में लॉस हो गया ज़्यादा और उसके जो एसेट्स होते हैं उसको बेचने के बाद भी उनकी जो लाइबिलिटीज होती है उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता है। तो प्रोप्राइटर क्या करता है? उसको ये भी नौबत आ सकती है कि उसको अपनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा उन सारी लाइबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए, अपने बकाया को देने के लिए, जो भी उधार रहेगा उसको देने के लिए। तो इसलिए इनकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। मतलब कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि एक पर्सन के ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां होती हैं। एक पर्सन को ही सारी चीजें देखनी होती हैं। फिर नेक्स्ट है वन मैन कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि एक ओनर ही होता है, जो एक अकेला ओनर होता है जो पूरा कंट्रोल करता है अपने बिजनेस पे। वो अकेले ही सारा बिजनेस को देखता है। तो इसलिए क्या होता है? ये वन मैन कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। हम जानते हैं कि एक ही पर्सन अगर उस बिजनेस को चला रहा है तो ये भी चांसेस है कि उस इंसान की, उस ओनर की क्या हो जाए? तबीयत खराब हो जाए या दिवालिया हो जाए वो इंसान, या वो कैपेसिटी उसके अंदर इतनी क्षमता ना हो कि वो अपने क्या करे, डेब्ट्स को पे कर सके। ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, ये सारी कंडीशन आ सकती है। जो क्या करता है? जो बिजनेस को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। क्योंकि अगर इन केस अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो क्या करेगा? वो शॉप उस दिन नहीं चला पाएगा, उस दिन वो शॉप अपनी नहीं खोल पाएगा, या उसकी डेथ हो गई तो फिर क्या होगा? वो शॉप क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो ये सारे क्या होती है इसमें? बिजनेस चलने, जो बिजनेस की कंटिन्यूटी होती है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होने की चांसेस होती हैं, या रेगुलरिटी नहीं रहती उसमें। नेक्स्ट है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई एक लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं फुलफिल की जाती है शुरू करने में या बंद करने में। इसको जब मन चाहे आप शुरू कर सकते हैं, जब चाहे तब इसको खत्म कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन इसको चलाता है तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। वो उसको, अगर उसका मन करता है, अगर वो सोचता है कि हाँ उसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो स्टार्ट करेगा। जैसे अगर आपके आसपास की जो ग्रोसरी शॉप है, वो क्या कोई फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं? कोई लीगल फॉर्मेलिटीज करते हैं? नहीं। वो क्या करते हैं? बस एक शॉप लेते हैं और क्या करते हैं? उसमें अपना स्टॉक रखते हैं और फिर सेलिंग का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं? इसका फॉर्मेशन और क्लोजर जो होता है वो, इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करने रहते इसके फॉर्मेशन या क्लोजर में। आप ओनर का जब मन चाहेगा वो उसको अपना बिजनेस सेट कर सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, और जब चाहेगा तो उसको बंद कर सकता है। नेक्स्ट है स्मॉल साइज। अब सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो जाहिर सी बात है वो बहुत ही छोटे स्केल में होगा।
और जो फंड अरेंज होगा वो एक पर्सन के द्वारा होगा, और जो जितनी उसके काम होंगे, जो मैनेजमेंट का काम होगा, जो कंट्रोलिंग का काम होगा, वो सारा कौन देखेगा? सिर्फ एक पर्सन देखेगा। ठीक है। नेक्स्ट है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका कोई अपना वजूद नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का जो होता है वो अपना कोई अपना वजूद नहीं होता, वो अपने ओनर से अलग, उसको अपने ओनर से अलग नहीं किया जा सकता, ना ही उसको अपने एंटरप्राइजेस से अलग किया जा सकता है। ठीक है। इसलिए बिजनेस और ओनर जो होते हैं क्या होते हैं? साथ में ही उनका नाम होता है, साथ में उनका नाम जुड़ा होता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। ये क्या होता है? एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में क्या होता है कि सारे रिस्क जो होते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा देखे जाते हैं। जितने भी रिस्क होंगे वो सारा एक ही पर्सन उठाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर वो एक पर्सन रिस्क उठा रहा है सारा, तो अगर उसकी बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वो सारा प्रॉफिट का हिस्सेदार भी तो वही होगा, सिर्फ अकेला। तो इसलिए इसी तरह अगर लॉस होता है तो वो अकेला ही उस लॉस को बियर करेगा। इसलिए कहा गया है कि इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग है और प्रॉफिट रिसिप्शनिट है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? अब सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म मान लीजिए आपने कर लिया, स्टार्ट कर दिया, तो अब इसको आपको फायदे क्या होंगे? सबसे पहले आपको इसके फायदे क्या रहेंगे? क्विक डिसीजन। आप जो डिसीजन लोगे वो बहुत ही जल्दी ले लोगे। ठीक है। आप बहुत जल्दी से, अगर कोई किसी ज़रूरत होगी, सपोज़ करिए अगर आपके यहाँ कोई स्टॉक में सामान नहीं है, तो आपके पास उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा, तो आप क्या करोगे? तुरंत डिसीज़न लोगे और कहोगे कि उस सब्स्टिट्यूट को आप बेच दोगे तुरंत ही। तो ये क्या होते हैं? इसमें आप क्विक डिसीजन ले सकते हो। दूसरा डायरेक्ट इंसेंटिव होता है। थर्ड वन इज़ कॉन्फिडेंशियल होता है ये। ईज़ी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व होता है और सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट होता है। तो सबसे पहले क्विक डिसीजन मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है? एक सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है, तो वो क्या करता है? वो सारे डिसीजन खुद ही लेता है। उसको किसी से कंसल्ट करने की या अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जो भी डिसीजन होते हैं वो इमीडिएटली वो डिसीजन ले सकता है। अपने एनवायरनमेंट, जो भी एनवायरनमेंट चेंजिंग होगा उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन अपना तुरंत ले सकता है। वो किसी से कंसल्ट करना नहीं पड़ेगा। दूसरा है डायरेक्ट इंसेंटिव। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में क्या होता है? कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है एफर्ट या रिवॉर्ड के साथ। ठीक है। एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। इसका मतलब है कि अगर प्रोप्राइटर जो होता है या ओनर जो होता है, अगर वो ज़्यादा एफर्ट लगाएगा, ज़्यादा मेहनत करेगा, तो उसका प्रॉफिट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उसकी इनकम भी बढ़ जाएगी, उसकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए इसमें ओनर जो होता है वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है कि काम ज़्यादा करके ज़्यादा रिवॉर्ड पाने के लिए। थर्ड है कॉन्फिडेंशियल। अब देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि इसमें आपकी कोई भी बहुत ही सीक्रेट्स जो होते हैं वो शेयर होने के चांसेस ही नहीं होते, क्योंकि एक ही पर्सन होता है जो सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि जो भी सीक्रेट्स होंगे वो उस पर्सन तक ही रहेंगे, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। और इसमें कोई लीगल कंपल्शन भी नहीं होता है कि उनको अपने अकाउंट्स को पब्लिश करना है, ये कोई इनके लिए कंपल्सरी नहीं होता है, क्योंकि इनको कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरी ही नहीं करनी होती है। इसीलिए सारे डिसीजन जो होते हैं वो प्रोप्राइटर खुद लेता है, और इसलिए उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि अपनी सीक्रेट्स को वो अपने तक ही रखते हैं, और अपने कॉम्पिटिटिव पे क्या, अपने कॉम्पिटिटर पे ये अपने कंपटीटर पे ये जीत हासिल करते हैं। नेक्स्ट है ईजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। मैंने आपके डेफिनेशन में इसके बताया था, इसके फीचर्स में भी बताया था मैंने आपको कि क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है ये बहुत ही ईजी फॉर्म हो जाता है। ये इसमें आपको कोई फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं होती है। आप इसको जब चाहे तब इस बिजनेस को आप इस तरह के फॉर्म को स्टार्ट कर सकते हो, जब चाहे तब आप इस तरह के फॉर्म्स को बंद कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। अब क्या है, सबको पता है कि अगर कोई बिजनेस करता है तो क्यों करता है? अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, अपने कमाने के लिए करता है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए करता है, इसलिए कोई बिजनेस डालता है। किसी को भी किसी के अंडर में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। सब लोग चाहते हैं कि वो क्या करें, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। और इससे क्या होता है, अगर उनको उस बिजनेस जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया अगर उसमें वो सक्सेस होते हैं, तो ये क्या करता है, उनके सेल्फ सेटिस्फेक्शन को भी कंट्रीब्यूट करता है और उनके मोटिवेशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। उनकी मोटिवेशन बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस और ज़्यादा होगा और वो और बेटर करेंगे और अच्छा फिर परफॉर्म करेंगे, ताकि उनको क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें वो।
नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस। अब देखिए शोर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के अब डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स क्या होते हैं। सबसे पहला होता है लिमिटेड रिसोर्सेज, सेकेंड वन इज लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस, थर्ड वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड द लास्ट वन इज लिमिटेड मैनेजियल स्किल। तो सबसे पहला होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। शोर प्रोप्राइटरशिप में हम जानते हैं कि एक ही पर्सन सारी चीजें देखता है, तो जाहिर सी बात है कि एक पर्सन कितना आपको रिसोर्सेज अवेलेबल करा सकता है। इतना तो उसके पास पैसे नहीं होंगे। अगर उसके पास इतना पैसा होता तो वो शोर प्रोप्राइटरशिप शायद ना ही करता, वो कोई बड़ा बिजनेस सोचता और अपने बड़ा सा कंपनी स्टार्ट करता है सोचता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास पैसे क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। तो इसलिए वो क्या करेगा, रिसोर्सेज में जो रहेंगे वो लिमिटेड में यूज करेगा, जिससे उसकी जो ग्रोथ होगी उस उतनी तेजी से नहीं होगी जितनी तेजी से अगर उसके पास क्रेडिट या ये फैसिलिटीज प्रोवाइड होती, फंड होता तो कर पाता। सेकेंड है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। शोर प्रोप्राइटरशिप फर्म की क्या होती है कि जो लाइफ होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। लिमिटेड कैसे होती है, एक ओनर होने की वजह से, सपोज करिए अगर एक ओनर एक ही होते हैं शोर प्रोप्राइटरशिप फर्म में, तो अगर उस ओनर की तबीयत खराब हो जाती है या उस ओनर की डेथ हो जाती है तो फिर क्या वो बिजनेस चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। वो बिजनेस क्या हो जाएगा, वहीं पे बंद हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि इसकी क्या होती है, लिमिटेड लाइफ होती है बिजनेस की। थर्ड है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब इसकी लाइबिलिटीज जो होती है वो भी अनलिमिटेड होती है। अब अनलिमिटेड क्यों होती है, क्योंकि एक ही ओनर होता है जो सारे बिजनेस के रिस्क को क्या करता है, सफर करता है, रिस्क को झेलता है, सारी चीजें उसको लेके चलता है। तो अगर इन केस अगर उसके बिजनेस में लॉस हो जाता है, तो लॉस होने पे क्या होगा कि उसके एसेट्स, जो उसके बिजनेस के एसेट्स जो होंगे वो तो बेचेंगे ही बेचेंगे, साथ में अगर उस बिजनेस के एसेट्स को बेचने के बाद भी उसकी उसकी लायबिलिटीज की भरपाई नहीं हुई तो क्या किया जाएगा, उसके प्रॉपर्टी को भी बेचने की नौबत आ जाती है। तो इसलिए इसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब शोर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में सारे एक्टिविटीज तो एक सिंगल इंडिविजुअल के थ्रू होते हैं। तो सिंगल इंडिविजुअल, ये जरूरी नहीं होता है कि वो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि एक सिंगल इंडिविजुअल क्या हो, हर एक फील्ड में क्या हो, एक्सपर्ट हो। जैसे कि सपोज कर लो कि कोई पर्सन है, वो सेल्स पर्सन भी बहुत अच्छा हो और वो बहुत अच्छा मैनेजर भी हो, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि सारे स्किल्स को और एक्सपर्टाइज को एक ही पर्सन के अंदर मिलना, ये सारी क्वालिटीज एक पर्सन के अंदर मिलना इम्पॉसिबल होती है। तो इससे क्या होता है, और शोर प्रोप्राइटर्स जो होते हैं वो ये अफोर्ड भी नहीं कर पाते कि वो किसी स्पेशलाइज्ड या एक्सपर्ट एम्प्लॉयज को हायर कर पाए, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज जो होते हैं या फिर कहा जाए तो फाइनेंस जो होते हैं उनके उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। इसलिए क्या होता है, इसमें लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।